परसों ही टीजीटी का रिजल्ट आया हरियाणा में टीचर्स का, तो उसमें भी हमारे 17 बच्चों हो गए हैं। अभी तक एकेडमी से कितने बच्चे नौकरी पा चुके हैं? कि अगर किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके लिए फ़ीस में कुछ विशेष छूट है या फिर सभी बच्चों के लिए सेम ही है? मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख पा रहे हैं ये अमित सर हैं, जो इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और कंपटीशन परीक्षाओं को लेकर तमाम सारी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो आजकल युवाओं में कंपटीशन की जो भावना है, जिस तरीके से युवा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम करेंगे और एक एक करके मैं सर से सवाल करूंगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जीनियस एकेडमी की शुरुआत सबसे पहले कब की? देखिए जी, ये 2006 की बात है। 2006 में अभी 19 साल हो जाएंगे एकेडमी को शुरू हुए। तो 2006 में हमने महेंद्रगढ़ में शुरू की थी, किराए की बिल्डिंग से। सिटी थाना के पास हमारी एकेडमी होती थी, वहाँ से शुरुआत की। अच्छा, 2006 में आपने जीनियस को शुरुआत किया, लेकिन जगह दूसरी थी? हाँ, जगह अलग थी और जगह भी 2-3 जगह हमने वहीं पे बदली। आसपास सिटी थाना जो एरिया है उसके आसपास हमने 2-3 जगह बदली किराए की बिल्डिंग्स में। और उसके बाद फिर 8 साल 9 साल के संघर्ष के बाद यहाँ पे बिल्डिंग स्थापित हुई हमारी पहले। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप पहले सरकारी टीचर थे, दिल्ली में भी आपकी नौकरी लगी है। हाँ जी। और तो एक वो लाइन कि भाई आप सरकारी टीचर लगे हुए हैं, दिल्ली में भी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोचिंग लाइन में आना, तो इन चीज़ों में ये फिर बदलाव एकदम से पटरी चेंज करना कैसे? देखिए, इससे पहले मेरे दिल्ली में DSSS में जॉब लगी थी SS अध्यापक के तौर पे। अच्छा। और हरियाणा में मैं गेस्ट टीचर के तौर पे कार्यरत था 9 साल। DSSS सोशल साइंस के टीचर? हाँ जी, सोशल। अच्छा। तो उसके बाद हरियाणा में मैं गेस्ट टीचर पे था और एकेडमी भी चल रही थी। अभी मेरे सामने भी कशमकश की बात थी कि छोड़ें नहीं छोड़ें। दिल्ली वाली तो मैंने छोड़ दी थी, हरियाणा वाली में यही था निर्भर कि भाई हरियाणा में है और शाम के टाइम एकेडमी भी देख पाएंगे, तो बड़ी कशमकश थी। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भाई एक ही चीज़ पे मैं फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे फोकस करूँ एकेडमी में जहाँ पे बहुत सारे युवाओं को मेरी आवश्यकता है, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब सुकून के साथ और चैन के साथ ज़िंदगी जी सकूँ। वो मेरे सामने एक सवाल था। बाद में काफ़ी सारी सोच विचार के यही डिसाइड किया गया कि ये जो चैलेंजिंग जॉब है ये मैंने स्वीकार की। अच्छा सर, एक तो आज के माहौल में या आप वाले समय में नौकरी मिलना भी इतना आसान नहीं रहा होगा उस समय, और उस समय एक सरकारी टीचर की, वो भी दिल्ली की, आप नौकरी छोड़कर और फिर इस लाइन में आए। क्या परिवार वाले नाराज़ नहीं हुए इस चीज़ से कि भैया आपने नौकरी छोड़ दी तो मिलना मुश्किल है? परिवार वाले तो नाराज़ होते हैं इस चीज़ से कि अच्छी भली नौकरी है, हरियाणा में भी अच्छी है, भाई गेस्ट में हैं, परमानेंट ही है, ये सब सरकार ने घोषणा भी कर दी, आप क्यों छोड़ रहे हो? तो लेकिन बस थोड़ा सा था कि ये मैं वहाँ जाके सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा, और मुझे लगता है यहाँ पढ़ा के मेरे को जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलेगा वो बेहतर रहेगा। मतलब आत्मसंतुष्टि यहाँ पे मेरे को बेहतर मिल रही थी। और अगर मैं देखूँ, देसी कहावत है कि भाई बुढ़ापे की बात सोचें तो पेंशन वेंशन, हालांकि वो तो बंद है 2003 के बाद, लेकिन उस समय लगता था भाई चलो कभी शुरुआत भी हो जाए तो पेंशन मिलेगी तो बुढ़ापे में आराम से रिलैक्स करेंगे। फिर लगा नहीं भाई चैलेंजिंग जॉब है, वहाँ जाके लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा बहुत लंबे समय तक, इसलिए छोड़ दिया फिर। अच्छा, 2006 में एकेडमी की आपने शुरुआत की थी ना? जी हाँ। तो 2006 में जब आपने एकेडमी की शुरुआत की तो जो रिज़ल्ट है वो शुरुआत से बढ़िया आने लगे या फिर धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हुई? रिजल्ट में तो भैया पहले आपको पता है कि अपने पूरे देश में यही था भाई, जैक वैक का बड़ा सिस्टम होता था, फेयर काम कम ही होते थे बहुत, और धीरे धीरे बच्चों में इतनी जागृति भी नहीं थी। हर आदमी यही सोचता था भाई बस किसी तरह की जुगाड़ पट्टी जो भी सिस्टम है बस नौकरी मिल जाए और पढ़ना कम पड़े और सीधी नौकरी मिल जाए। उस समय मुश्किल से पहला बैच था, मुझे आज भी याद है, दिल्ली पुलिस का था, उसमें हमारे 2 बच्चे के करीब सिलेक्ट हुए मुश्किल से। तो थोड़ा आत्मविश्वास आया, मुझ में भी आया और सामने स्टूडेंट बैठे उनमें भी आया कि भैया हो पाएगा कुछ। फिर दूसरे बैच में फिर अगला बैच आया, चंडीगढ़ का आया,
हरियाणा में उस समय टेस्ट होते नहीं थे। उसके बाद फिर दिल्ली में SSC GD के बैच आए, फिर एस्टेट की शुरुआत हुई। तो फिर धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ मेहनत करेंगे बच्चे निकलेंगे और नौकरियां भी इनको मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएंगे। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल रहा, अब भी स्ट्रगल ही है। तो कुछ स्ट्रगल आप प्राइवेट सेक्टर में करना ही पड़ेगा। तब भी मैं 6 घंटे पढ़ाता था, आज भी मैं 6 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ। तब भी मैं रात को बैठ के नोट्स बनाता था और आज भी बच्चों के लिए टेस्ट भी बना रहा हूँ, नोट्स भी बना रहा हूँ। हालांकि स्टाफ मेंबर्स भी हैं, सभी साथी हैं, फिर भी मैं बना रहा हूँ और मैं मेहनत, वही मेरा रूटीन बना हुआ है लाइफ का, उसमें कोई बदलाव नहीं आया आज तक। हाँ जी। तो शुरुआत में जब आपने एकेडमी की शुरुआत की थी तो आप स्वयं पढ़ाते थे और भी बहुत सारे टीचर? नहीं, उस समय मैं खुद ही पढ़ाता था और सच्ची पूछो तो हालांकि एक आदमी 1-2 चीज़ में मास्टर हो सकता है, लेकिन मैं काफ़ी सारी चीज़ पढ़ाता था। जैसे इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाता था, GK मेरे पास था ही। और कुछ समय मैंने, हालांकि उस समय कंसेप्ट बदल गया साइकोलॉजी का। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड होता था, अब साइकोलॉजी आ गया। तो उस समय वो भी पढ़ा लेता था शुरुआत में, और GD लेवल की हिंदी में पढ़ा लेता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ाता था। एक टीचर और होते थे, वो मैथ और रीजनिंग पढ़ाते थे, बाकी पढ़ाता था। और अब मैं GK पढ़ा रहा हूँ, और जो पात्रता वगैरह के जो भी बैच आते हैं उनमें मैं इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ। दोनों सब्जेक्ट अब पढ़ा रहा हूँ। तीसरे चौथे सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए सारे। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप पढ़ा सकते हैं, वैसे आप सारे विषय पढ़ा लेते? नहीं, सारे विषय में कोई मास्टर नहीं हो सकता, मेरा मानना है। हाँ, हम मेहनत करके कुछ समय तक अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी, मैं कहूँ कि मास्टर है ना, वो 1 या 2 में कमांड हो सकती है। यदि मैं कहूँ आज मैं साइकोलॉजी पढ़ा दूँ तो नेवर नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हो गए, अब थ्योरी आ गई, जीन प्याजे आ गए, सब कुछ बदल गया। सब कुछ पहले कंसेप्ट ही अलग था। हिंदी बहुत टिपिकल हो गई है भैया, तो वो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं GK पढ़ा पाऊँगा, इंग्लिश पढ़ा पाऊँगा। मेन तो मेरा सब्जेक्ट अभी GK है, उसमें भी पार्ट्स इतने हो गए हैं। कंड GK हो गया, जैसे हरियाणा GK आ गया है, नेशनल हो गया, नेशनल में भी स्टैटिक GK आ गया है अलग से। तो काफ़ी सारी विविधताएं आ गई। अब एक ही सब्जेक्ट पे आप कमांड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 नावों की सवारी कर लेंगे आप। और फिर उसमें भी साइंस आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें आ गई अब तो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ तब भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ। 6 घंटे तब भी पढ़ा रहा था, 6 से 7 घंटे अब भी पढ़ा रहा हूँ। एक सर, मेरा एक सवाल ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत के 6 महीने या 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं सरकारी नौकरी पर, और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जो 4-5 साल तक लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलता। इसके पीछे वजह क्या होती है? इन दोनों बच्चों में क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ। वजह यह है कि पहले जो कंपटीशन था ना, आसान था। एक तो सब बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते थे, बहुत सौ को तो पता ही नहीं चलता था कि फॉर्म निकले हुए हैं। अब यकीन मानिए, डाक विभाग से भेजा था, ऑनलाइन का कोई कंसेप्ट था नहीं। डाक विभाग में किसी का पहुंच गया, किसी का नहीं पहुंचा, किसी का बीच में रह गया, किसी का लेट, किसी का सही नहीं भरा गया। तो ये हम मान रहे हैं कि सूचना तकनीक का अभाव था बहुत ज़्यादा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें उन्हीं के जो पेरेंट्स थे वो लगे हुए थे, और उन्हीं के बच्चों को पता चलता था भाई पोस्ट निकली हो, बाकी किसी को पता नहीं चलता था। अब ये सूचना की क्रांति आ गई है, सूचना तकनीकी की क्रांति ज़माना है। अब तो आप शाम को सांस लेंगे तो भैया 2 मिनट में पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी कि आपने आज सांस ली। अभी 2 मिनट पहले मनु भाकर, हरियाणा की बेटी ने पदक जीता है, पूरे हरियाणा को अगले 2 मिनट में पता चलेगा, पूरे वर्ल्ड को, कि हाँ भाई पदक आ गया। सूचना गजब की तकनीकी आई है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, तो बच्चे फॉर्म भी कम भरते थे, और उस समय कम समय में ही बात बन जाती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था। एक तो 12th पास ही बच्चे बहुत कम होते थे, ग्रेजुएशन पे और भी कम होते थे, तो इसलिए कंपटीशन कम था। और आप मुश्किल से 3-4-5 महीने ठीक से बच्चा पढ़ लेता ना, हमने पढ़ाया, उन बच्चे लग जाते थे, दिल्ली पुलिस में लगे, चंडीगढ़ में लग गए, हरियाणा में लग जाते थे। अभी भैया दौर बदल गया है, दौर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, सब बच्चे फॉर्म भरते हैं, और पहले पता चल जाता है 6-7 महीने पहले हाँ फॉर्म निकलने वाले हैं, और बच्चा 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देता है। कॉम्पिटिशन टफ। अब ये नहीं कह सकता अब 3-4 महीने में कोई बच्चा पढ़ के, फ्रेशर बच्चा, और नौकरी लग जाएगा। हम चाहिए उसको 1 साल तो उसको भैया पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक एकेडमी से कितने बच्चे नौकरी पा चुके हैं? अभी जैसे रिज़ल्ट आया है, परसों में TGT का रिज़ल्ट आया हरियाणा में टीचर्स का, तो उसमें भी हमारे 17 बच्चों हो गए हैं, और अब 3000 आज तक सरकारी जॉब में पूरे हमारे हो गए, यानी 3000 बच्चे यहाँ से विभिन्न सरकारी नौकरियों में लग चुके हैं जी। अच्छा, TGT में जीनियस एकेडमी से 17 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है? हाँ जी, हो गया नहीं भैया, ज्वाइनिंग भी हो गई उनकी, पंचकुला ज्वाइनिंग चल रही है उनकी, जल्दी स्टेशन भी अलॉट हो जाएंगे। और 2-3 तो अभी मुझे बाद में बताया, ये आप मानिए 20 के लगभग बच्चे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। और वैसे अगर ऑल ओवर अगर सारी नौकरियों की बात करूं तो? सारी नौकरियों की बात करें तो 3000 बच्चे लग चुके हैं आज तक। 3000 आप SSC से HSC सब लगा के 3000 बच्चे यहाँ से कामयाब होकर निकल चुके हैं।
सर एक आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत चल रहा है, ऐप पर पढ़ो, घर बैठ के आप क्लास ले सकते हो, इतनी सारी सुविधाएं चल रही हैं। ऑनलाइन बढ़िया या ऑफलाइन? सुविधाएं अच्छी हैं, आज स्कूल भी आ गए ऑनलाइन। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, देखो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ये मेरे लिए बड़ा ही दुविधाजनक सवाल है। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें सीधी सीधी कि मुझे संतुष्टि कहाँ मिलती है और मेरे हिसाब से विद्यार्थी को संतुष्टि कहाँ मिलती है, तो ऑफलाइन कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये विकल्प था और आज भी रहेगा। कोरोना में आपने देखा सबने ऑनलाइन स्टडी की, स्कूलों में कितने बच्चों की ग्रोथ हुई है और कितने बच्चों ने स्टडी की है। कुछ समय के लिए ठीक है, आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, गूगल है आपके पास, बहुत सारे ज्ञान के बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन जब बात आती है प्रामाणिकता की, तो आज भी लोग टीचर पे बिलीव करते हैं, उसी पे ट्रस्ट करते हैं। और यही नहीं कि वो उनको पढ़ा रहे हैं बस पढ़ाए रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बनने में भी अध्यापक मदद करते थे, हैं और करते रहेंगे। और देश का भविष्य इन्हीं के हाथ में था। लेकिन ये ऑनलाइन कंसेप्ट है, ठीक है, कुछ समय के लिए आप पढ़ रहे हैं, कुछ क्लासेस देख लिए, आपका टॉपिक अधूरा है। लेकिन ऑफलाइन जो कंसेप्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं मेरा मानना है। विद्यार्थी को, टीचर को, दोनों को जो पूर्ण संतुष्टि होती है ना, जहाँ आई कांटेक्ट हो सकता है और आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सवाल जवाब हो सकता है, वो ऑफलाइन में ही बेटर संभव है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो गरीब परिवारों से हों, तो शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ ऑफलाइन। ये मानता हूँ मैं, ऑनलाइन में काफ़ी कम फीस में लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी एक कंसेप्ट दिक्कत है कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं और वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो क्या कंटेंट दे रहे हैं आपको, वो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर है कि नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लो 20 रुपये में कोई कोर्स मिल रहा है, तो ये सच्चाई है कि गरीब बच्चा खरीद रहा है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ऑफलाइन की फ़ीस को। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसको पढ़ के अगर वो सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव हो रहा है। और रही गरीब बच्चों की, तो हमने तो भैया हर चीज़ पर उनको छूट दे रखी है। मैंने कम से कम 8 से 10 कैटेगरीज बना रखी हैं एकेडमी में। कोई भी गरीब बच्चा है उसको हम पढ़ाते हैं। मैं अभी इसी सवाल पे आ रहा हूँ आगे कि अगर किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति ख़राब है तो उसके लिए फ़ीस में कुछ विशेष छूट है या फिर सभी बच्चों के लिए सेम ही है? देखिए, इसमें भी दो पहलू होते हैं समाज में। कुछ बच्चे रियल में नीडी हैं और उनको आवश्यकता है। अब हमारी जो फ़ीस है वो 4 महीने की लगभग 7,000 रुपये फ़ीस है, 3 महीने की 6,000 रुपये फ़ीस है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अपने इलाके, अपने हर बच्चा पढ़ पाए उसी के लिए रखी। उसमें भी मैंने कैटेगरी बनाई, बीपीएल कोई बच्चा, उसको हम अलग से छूट देते हैं उस फीस में से, ठीक है। उसके अलावा कोई फादरलेस बच्चा, उसको भी मैं छूट देता हूँ। उसके अलावा कोई विडो है, कोई बेटी, उसको भी छूट देता हूँ। उसके अलावा कोई अपाहिज बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको भी मैं छूट देता हूँ। इसके अलावा कोई शहीद का बच्चा है, उनको भी हम फ्री एजुकेशन देने का काम करते हैं। अच्छा, शहीद का अगर कोई बच्चा है तो आप फ्री उसको एजुकेशन दे रहे हैं? एजुकेशन देते हैं हम। अपाहिज बच्चे हैं, 50, 60, 70% तक हम उनको छूट देके और पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको जिस नीड से वो आया है, तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं और उसको उसी हिसाब से हम सहायता भी करते हैं। दूसरा पहलू एक ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आराम से फीस अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कई बार ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं कि सर हम भी रियल में ही हैं, तो वहाँ हमें जज करना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं जो बच्चा नीडी है उसको हक मिले, लेकिन अगर कोई सामर्थ्य है तो इतनी ज़्यादा फीस नहीं है और अफोर्ड ईजिली कर सकता है, तो उसको लाभ कम मिले, बल्कि उस बच्चे को मिले जो नीडी बच्चा है। तो फिर इस चीज़ की आप कैसे पहचान करो? जैसे कि अगर कोई लड़का आ गया और वो बोला कि जी मैं वास्तव में ही मेरी तो आर्थिक हालत ख़राब है, तो फिर पता कैसे करते हो यार है कि नहीं? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, वो 20 साल से अनुभव हो जाता है। 20 साल में आप जब बच्चों के बीच में हैं, पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा रियल में नीडी है या फिर ये नीडी बनने का कई बच्चे प्रयास भी करते हैं। ऐसा सब नहीं करते, जो नीडी वो झलक जाता है बेचारे पे है और हम उसकी मदद करते हैं और करते रहे हमेशा से और आगे भी करते रहेंगे। सर एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कि आजकल ना बच्चों में तनाव बड़ा चल रहा है। जैसे एक तो परिवार की जिम्मेदारी हो गई, पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई बच्चा जल्दी नौकरी लगे, ऊपर से फिर कहीं ना कहीं ये शर्म हो जाती है पड़ोसियों की। पड़ोसी भी वो कहते हैं ये कि भाई घर में अगर बच्चा बैठा है तो घर वालों को इतना बुरा नहीं लगता जितना पड़ोसियों को लगता है। तो उस चीज़ को लेकर, और फिर अगर एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं हो बच्चे से, तो आजकल बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इस चीज़ पर आपकी क्या विचार? ये बहुत ही गंभीर विषय है जी आपका, और आपने अपने चैनल पे उठाया, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और एज ए टीचर भी मैं सोचता हूँ और एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार भी मैं सोचता हूँ और बीइंग ए पेरेंट्स भी सोचता हूँ मैं। इसमें यह है कि एक तो हम जब क्लास देते हैं तो हमारी क्लास ही तनाव मुक्त होती है, ठीक है। उसमें आपको गंभीरता से पढ़ना तो सिखाया जाता है,
पर हम ये नहीं कहते कि हम 24 घंटा, बीच में मैं खुद ऐसे अच्छे शेर व शायरी थोड़ा हो गया, मोटिवेशनल हो गया, कोई छोटी मोटी बात ऐसी बताते हैं जिससे बच्चे तनाव महसूस नहीं करते। ये समझ लो लाफिंग थेरेपी के साथ मैं इनको क्लास दे रहा हूँ। और जब मुझे किसी बच्चे का चेहरा गंभीर लगता है, जैसे मान लो आज एक बेटी बहुत गंभीर, ठीक है, मैंने देखा, वो मुझे लगा हाँ ये बहुत तनाव में आज, तो वो बैठी, सर मुझे बात करूँ, बेटा बताइए आप, तो वो उसी समय इमोशनल हो गई। अब उस पर क्या होता है, प्रेशर होता है, बच्चा कई बार पजल हो जाता है, क्या पढ़ूँ ना पढ़ूँ। मान लो एक टेस्ट नहीं हुआ, बगल वाला लग गया, गांव से आज 2 बच्चों की ज्वाइनिंग आ गई। अब वो जो बच्चों की ज्वाइनिंग आई वो तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग की जो निराशा है ना, वो उस बच्चे को झेलनी पड़ती है। इफेक्ट पड़ेगा उसके परिवार पे। पेरेंट्स उसको सुनाएंगे, देख तेरे से पीछे लगा था, तेरे से उम्र में छोटा था 2 महीने, ये लग गए, ये लग गई, तू नहीं लगी। अब उसको ताने सुनाएंगे सुबह से शाम तक, और बच्चा फिर ना बड़ा ही डिप्रेशन में आ जाता है। तो मैं ऐसे बेटा हो बेटियां हो, मैं दूर से उनकी पहचान कर लेता हूँ, आज ये बेटा है बेटी तनाव में है, क्लास में ठीक स्थिति में नहीं बैठे हैं, मैं उन्हीं को फाइंड आउट करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ बेटा क्या समस्या है। और जहाँ तक मेरा प्रयास होता है, फैमिली इश्यू, जैसे एक बच्चे का आया, उसके पिता ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो वैसे तनाव में रह रहा था, तो उसको मैं प्रयास किया उसके पिता को समझाने का, और अपने लेवल पे प्रयास किया कि वो ठीक रहे और उसको अच्छा माहौल मिले। इस तरह भाई, इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इन पारिवारिक जो परिस्थितियाँ उनको फेस करते हुए भी। तो उन बच्चों में विशेष ध्यान रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि बच्चों को टूटना नहीं चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसका फल हमें भगवान अवश्य देगा, और आपकी मेहनत भी अवश्य देगी, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। लेकिन आप विचलित हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन 2 ही चीज़ मांगता है, एक पेशेंस और एक रेगुलरिटी। जिसके पास 2 चीज़ हैं वो बच्चा ज़रूर लगेगा। जिसने बीच में छोड़ दिया या फिर धैर्य खो दिया या रेगुलर नहीं दे पाया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के युग में, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन आज के दिन में। हाँ, तो मैं तो माता पिता से भी यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। हो सकता है से अधिक वो दिख रहा है उसको, जहाँ कोई बच्चा लापरवाही है, जिम्मेवारियों का एहसास नहीं होता है, तो मैं बुला के डांट भी देता हूँ कई बार कि बेटा आप गलत लाइन पे जा रहे हैं। जैसे आज एक सुबह एक बच्चे ने फ़ोन करा, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप मेरे पिता को कह दें कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आगे से कल से पक्का ही पढ़ लूँगा। तो यकीन मानिए मैंने इसको पिता को बोला कि अब तक तो नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है, इसकी इच्छा नहीं थी, आगे ज़रूर पढ़ेगा। आज अभी जब आने से जस्ट पहले एक मैडम है वो लेके आए अपने बच्चे को, उनके पिता नहीं है, तो वो बोली जी अकेडमी नहीं आता। अच्छा, बड़ी समस्या आ रही, वो घर से आ जाते हैं बच्चे, अकेडमी नहीं आते। हमने पूछा बेटा हम में कमी है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है? वजह क्या है? इंटरेस्ट तो बन रहा है। वजह ये है कि 3-4 बच्चे मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है और फिर वो चले जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, वो पीरियड ख़त्म हो जाते हैं लगभग 1:30 बजे, वो जा रहे हैं घर पे 5, 6, 7 बजे तक जा रहे हैं। इसका मतलब उनको लगन है, और लगन लगानी पड़ती है। लगन कई बार ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं ना, वो वाली बात है। तो 1-2 ठोकर लग जाते हैं बच्चों को, तो वो फिर सीरियस हो जाते हैं, हाँ भी पढ़ना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जब तक फ्रेशर होते हैं कुछ बच्चे, नहीं तो थोड़ी हवा लग जाती है, ये एज ऐसी होती है, यूथ एज, तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और हमारी कोशिश होती है हर बच्चों को ट्रैक पे लाएं, स्कूल उनको मोटिवेट करते हैं। कई बार थोड़ा सा कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उसको डांटना भी पड़ता है हल्का सा, क्योंकि मैं पेरेंट्स को देख के पढ़ाता हूँ, बच्चों को कम देख के पढ़ाता हूँ। पेरेंट्स को इसलिए पढ़ाता हूँ कि गरीब माता पिता ने मेरे पास बच्चों को भेजा है, पैसे खर्च किए, एक मज़दूर आदमी शाम को 400 रुपये दिहाड़ी लेके आया है, और बड़ी मुश्किल से उसने फ़ीस जैसे तैसे करके भेजी है मेरे पास। तो मेरा उसके प्रति दायित्व तो ज़्यादा है कि मैं उसको देख के उस बच्चे को पढ़ाऊँ। बच्चा तो शरारती है, इंटरेस्ट कम है, उसको तो दिल करता है इसको ना ही पढ़ाऊँ, कह दूँ बेटा तू अनुशासनहीनता में है, लेकिन जब उसके पिता की मेहनत को देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको पढ़ाऊँ। हाँ, देखिए ये जो तनाव का जो विषय था, हम भी जितने भी पेरेंट्स उनको यही मैसेज देते हैं कि भाई नौकरी कभी भी जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती। सबसे कीमती आपका जीवन है। नौकरी आपको ये नहीं बता सकती कि अगर आप नौकरी नहीं लेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते दुनिया में, बट ये है कि हाँ जीवन को बिताने के लिए इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। यही माने कि सब कुछ नौकरी नहीं है, सब कुछ नौकरी। हाँ, बच्चा हमारे पास है तो सब कुछ है, मेरे मानना है। कई बच्चे आजकल बड़ी समस्या आ रही है, पेरेंट्स धमका देते हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ इनको समझाइए आप, ये यूथ है, नई जनरेशन, 5G जनरेशन है ये, इनको आप डांट नहीं सकते इस युग में, डांट फटकार को सहन नहीं कर सकते। अब कई बच्चे घर चले जाते हैं, अब वालों 2 दिन बच्चा गायब हो रहा है। यंग जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। माता पिता फ़ोन करके पूछते हैं, ट्रस्ट जो था ना हमारी पीढ़ी में कि हमने बोल दिया पापा आज हम कॉलेज जाएंगे, तो भैया हम कॉलेज गए, हमारे पिताजी को कॉलेज में ही मिले। हमने कह दिया आज हम बाज़ार जाएंगे, तो भैया हम बाज़ार में मिले। और हमने आज कह दिया कि पिताजी आज फिल्म अच्छी लगी, आज हम फिल्म देखने जाएंगे, तो भैया हमें रुपए मिलते थे कि 4 रुपये टिकट के ले जा,
इतने की टिकट होती थी, 2 रुपये सॉफ्टी खा लेना और जा देख क्या। फिर 10-12 हो गई, इस में 4-8 इस तरह टिकटें थी। तो भैया हमने कभी गलत नहीं किया, ट्रस्ट नहीं तोड़ा पेरेंट्स का। तो हम ये मानते कि माता पिता गुरु का कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। आप बता के जाओ, आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो घूमने तो बता दो आज मैं फ्रेंड के साथ शादी में जा रहा हूँ, मैं आज अकेडमी नहीं जाऊँगा या कॉलेज नहीं जाऊँगा। वो अच्छा है, पेरेंट्स को पता है। कोई थर्ड पर्सन जाके पेरेंट्स को बताता है, उनको बड़ा दिल टूटता है कि आपका बच्चा तो वहाँ घूम रहा था, आप तो कह रहे थे अकेडमी गया है। वहाँ के ट्रस्ट खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। युवा पीढ़ी को माता पिता की जिम्मेवारियों का और उनके संस्कारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप बता के जाओ जहाँ भी जाओ। यही बेटियों के लिए संदेश है, यही बेटों के लिए। आप घर से कह के आए हम अकेडमी जा रहे हैं या जा रही हैं और आप यहाँ नहीं पहुँचते हैं, फिर वो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि आई या नहीं आई। और यदि आप लेट हो गया, नहीं पहुँचे हैं, तो फिर अविश्वास ट्रस्ट उत्पन्न होता है। एक बच्चे का अविश्वास पूरे गांव के बेटे बेटियों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, उनको पढ़ाने से संबंधित दूर भी कर सकते हैं पेरेंट्स। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ो, सपनों को, ऊंचाइयों को छोड़ो, ऊंचाइयों को पकड़िए सॉरी, और ऊंचाइयों को छूइए। लेकिन ऊंचाइयों को पाने के लिए आप अपनी धरातल की जो जड़ें हैं, पैर जो हैं वो ज़मीन पे ही रखिए। हाँ जी। तो सर, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई स्पेशल कोई संदेश देना चाहें? उनके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि आप पढ़िए और कोई दुनिया की ताकत आपको नौकरी लगने से रोक नहीं सकती। यदि आप रियल में दिल से पढ़ रहे हैं और हवाबाजी यदि हम कर रहे हैं, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करूं, दुनिया को दिखाने के लिए शो कर रहे हैं, हम पढ़ रहा हूं, आप नौकरी नहीं मिल पाएगी। अभी बहुत सी ऐसी अध्यापक में बहुत सारी ऐसी छात्राएं लगी हैं जिन्होंने 5-5 साल बड़ा स्ट्रगल किया है। लास्ट में जाके एसआई में रह गए, आप कांस्टेबल में रह गए, कहीं फिजिकल में रह गए हो, मतलब यकीन मानिए। लेकिन लास्ट में देखो ऑलमोस्ट वो कहाँ पे जाके टीचर की एक अच्छी जॉब पे पहुँचे हैं, टीजीटी पे। तो मानना है कि मैंने आज तक लाइफ में कोई एक आधा बच्चा ऐसा होगा, ये मैंने किसी को नहीं देखा आज तक कि वो ऐसा फल रहा हो जिसने दिल से मेहनत की। चलो लास्ट पॉइंट पे लगाओ, लेकिन लगेगा ज़रूर। तो आप अपने सपनों को साकार कीजिएगा, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, बस दृढ़ता के साथ मेहनत करते रहिएगा। ये मेरा संदेश है युवाओं के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो अमित सर के साथ मेरी बातचीत थी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा और आपको अच्छी भी लगी होंगी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। धन्यवाद।